जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक विज्ञान और पुस्तक है हमारे अतीत 30 और अध्याय है दूसरा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होते हैं। हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से कंपनी ने यहाँ व्यापारिक लाइसेंस लिया, कौन कौन अन्य कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं जो प्रतिस्पर्धा में थी, किस तरह से उन्होंने अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में हराकर अपनी सत्ता स्थापित की, किस तरह से कंपनी ने बंगाल के 3 गांव खरीदकर अपनी है जो रियासत या अपने किलेबंदी की और फिर उन्होंने बंगाल के हैं जो शासक नवाबों की तरह में दखलंदाजी की और अनंत में प्लासी का जो प्रथम युद्ध हुआ 56 में शुरू हुआ, 57 में सिराजुद्दौला की हार हुई, मीर जाफर शासक बना क्योंकि कंपनी चाहती थी कठपुतली शासक बनाए जो कंपनी के काम करते रहे। उन्होंने इसी तरह कंपनी के अन्य हितों के रक्षा के लिए कंपनी ने खुद हैं जो धीरे धीरे अन्य कामों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया बंगाल के राजनीतिक मामलों में, और ये जंग महत्वपूर्ण थी कंपनी के लिए। प्लासी का जंग महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये राजनीतिक बड़ी जीत थी। कैसी थी? बड़ी जीत थी, कंपनी के लिए बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासक की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार था। क्यों? क्योंकि वो और व्यापार फैलाना चाहती थी। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता है तो किसी भी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। कंपनी अब भी है जो हस्तक्षेप से अलग थी। क्या थी? अलग थी। बंगाल में। कहाँ? बंगाल में सीधे हस्तक्षेप से। किसे? सीधे हस्तक्षेप से है जो कंपनी अलग थी। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते हैं और आखिर उन्हें भी अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। जिस मीर जाफर को उन्होंने शासक बनाया, नवाब बनाया, वो मीर जाफर भी चाहता था कि वो बंगाल के क्षेत्र में कुछ काम करें, जनता से सम्मान पाए, जनता के हितों की रक्षा करें। तो ऐसा है जो पूर्ण रूप से वो व्यवस्था नहीं बना पाया उनके साथ। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, किसको? कासिम को बना दिया। कासिम को नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई उसको भी हराना, और मीर कासिम के साथ 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। क्या हुई? लड़ाई हुई। किस किस के साथ? मीर कासिम और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी जो लड़ाई हुई थी उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाकों पर और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ उसके खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। इसके बाद मीर कासिम के बाद वापस इसको जाफर को बनाया गया। मीर जाफर को नवाब बनाया और 1764 में 64 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई तो फिर कंपनी शासक बनी। कौन बनी?
कंपनी ने शासन संभाला। क्या संभाला? शासन संभाला। कंपनी ने शासन संभाला। आखिरकार 65 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी वहां का रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार कर दे दिया। यह एक तरह से कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व था। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत के ज्यादातर खर्चे ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। अब इससे पहले 1865 ईस्वी से पहले कंपनी व्यापार में सोने और चांदी के बदले माल खरीदती थी। क्या खरीदती थी और ये सोना चांदी ब्रिटेन से लेकर आते थे। क्या से? ब्रिटेन से। अब इसके बाद स्थानीय मुद्रा से ये काम कंपनी ने शुरू किया, यानी कंपनी को अब और ज्यादा फायदा होना लग गया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की भी जरूरत नहीं थी। अब भारत में होने वाली कमाई इसे कंपनी बाहर से सूती की और रेशमी कपड़े खरीदती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माणों की लागत उठा सकती थी। अब धीरे धीरे कंपनी के अफसर भी नवाब बन बैठे। क्या हो गया? धीरे धीरे कंपनी के अफसर नवाब कैसे बने? यानी कंपनी के अफसर कंपनी की नौकरी के साथ साथ वो अपना निजी व्यापार करते थे। क्या करते थे? निजी व्यापार करते थे। उस व्यापार के बदले वो जब वापस रिटायर्ड होकर ब्रिटेन जाएंगे तो वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे? नवाब बनने का मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने रहते। भारतीय जो नवाबों की जिंदगी थी, शाही जिंदगी, रईसी जिंदगी, रॉयल जिंदगी, वैसे ही कंपनी के अफसर जीना चाहते थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। अब कंपनी के अफसर क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए और उन्होंने निजी व्यापार शुरू कर दिया। क्या कर दिया? व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो है जो ज्यादा पैसा कमाने या इकट्ठा करने लग गए, कमाने लग गए। रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत से बहुत सा पैसा कमाया था। अब जो कंपनी का मेन अधिकारी था क्लाइव, ये जब भारत आया 43 में, तब 1743 ईस्वी में ये बंदा भारत आया। कहाँ आया? भारत में मद्रास आया। कहाँ आया? मद्रास आया। तब इसकी उम्र 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष की उम्र थी। और इस बंदे ने 67 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ और जब वो 1767 में रवाना हुआ
1102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उस पर खुद भ्रष्टाचारों के आरोपों को दिया और 1772 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में उसे सफाई देनी पड़ी। क्या पड़ी? सफाई आरोपों की। किसकी? आरोपों की। जिसका काम भ्रष्टाचार रोकना था, उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहपूर्ण लग रहे थे, वे उसे भ्रष्टाचारों के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। क्या? 1774 में आत्महत्या कर ली। वो अपनी संपत्ति के वजह से। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और ईमानदार मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वे भारत से ठीक ठाक पैसा कमाए और धन दौलत लेकर ब्रिटेन जाए, वहाँ पर वे आलीशान जीवन जिए। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जो कंपनी के अन्य अफसर थे जो ब्रिटेन लौट गए, लोग या अफसर, उनको वहाँ नवाब कहते थे। क्या कहते थे? नवाब कहते थे। यही भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरह से कंपनी में भ्रष्टाचार फैलता गया। अब दो चीजें बॉक्स में जो आई हैं वो बता दूं। एक तो 1733 में बंगाल के नवाबों ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में शिकायतें की थी कि वो कंपनी का अक्सर भ्रष्ट हैं और नवाबों के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करता था। उसी तरह क्लाइव खुद को कैसे देखता था उसके बारे में ब्रिटिश संसद की एक रिपोर्ट है, वो आपके इस पुस्तक में दी गई है। उसके उभरते हैं। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया और उसने उसके बारे में क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबके दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। ये उसने अपना बयान दिया था एक समिति के अधीन। धन्यवाद। हम कल इसके आगे का पाठ कंपनी का फैलता शासन पढ़ेंगे।